लास्ट क्लास का पढ़ के आए हैं? लास्ट क्लास का पढ़ के आए हैं? ठीक है। आप बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 इनडायरेक्ट टैक्स का नाम। बीच में कोई नहीं बोलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 इनडायरेक्ट टैक्स का नाम। क्या जी, आप ही ने कहा था जीएस नहीं पढ़ना है और जीएस पूछ रहे हो? या पढ़े हैं, याद नहीं आ रहा है? तो क्या पढ़े हैं ऐसा जो बेसिक चीज भी नहीं बता रहे हैं? सबसे ज्यादा यही तो बताया है, कौन सा सेंटर का कौन सा स्टेट का। चलो, आप बताओ, एक्साइज ड्यूटी किस किस चीज पे लगता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टोबैको और अल्कोहल। यस। आप तो बता देते हो यार। आप नए तो नहीं है, लास्ट क्लास में थे। राजकुमार आप थे? ठीक है, आप बताइए। लेकिन कल कुछ तो पढ़ा ही नहीं था। कोई बात नहीं। कस्टम ड्यूटी किस रेट से लगाया जाता है? सीमा शुल्क किस रेट से लगाया जाता है? रेट नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। नहीं बताया है, डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट कमोडिटी, फिक्स नहीं है। कस्टम ड्यूटी क्या है? कोई वस्तु आती जाती है तब लगता है। यस। कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट? ये डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है? रुक जाओ राजकुमार, इसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बोलो बच्चे। डायरेक्ट टैक्स ना? देखो तुमको कंफ्यूज कर दिए। तुमको पता था? तुमको क्या पता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? है? डायरेक्ट ही पता था ना? ये तुमको कंफ्यूज कर देते, तुम इनडायरेक्ट बताते। इनडायरेक्ट टैक्स है, थोड़ा पढ़ो। डालिए हेडिंग, टोल टैक्स, टोल कर। आप में से किसी का कोई पार्टिसिपेशन हो 5 तारीख का तो अपना नाम भी लिखवा सकते हैं मेंटोर के पास, कि जी मैं कैट वॉक करना चाहता हूँ, मैं रैंप वॉक करना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा डांस करता हूँ, मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। पहले मैं दुखी रहता था, फिर गुरुकुल ज्वाइन किया, अब और दुखी हो गया। समझ ही नहीं आ रहा कब सुबह हो रहा है कब रात हो रहा है। सब कुछ कंफ्यूज कर दिया इन लोगों ने। सिर्फ एक चीज़ याद रह रही है कि रात को 12:30 रिलैक्स होऊंगा। तो ऐसी बात भी आप शेयर कर सकते। टोल टैक्स क्या होता है? टोल टैक्स टोल का हिंदी होता है बच्चों, पथ। तो आपको जो लगता है टोल टैक्स, वो एक्चुअल में टोल टैक्स नहीं है। टोल पर 2 चीजें लगती हैं। एक लगता है टोल चार्ज, पथ शुल्क, और एक होता है टोल टैक्स, पथ कर। तो टोल चार्ज होता है यूज ऑफ रोड। अभी लिखना नहीं, थोड़ी देर समझो। सड़क के उपयोग पर लगता है। जैसे अभी तक आप क्या करते थे, माता वैष्णो देवी जाते थे तो ट्रेन के थ्रू जाते थे, क्योंकि बस का रूट बहुत कंफर्ट नहीं था, लेंदी था, राज्यों के बीच से जाना पड़ता था, टाइम ज़्यादा लग जाता था, पेट्रोल ज़्यादा लग जाता था, स्पीड नहीं मेंटेन होती थी, एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाता था, लॉस ज़्यादा होता था। तो अब वो अगर नहीं, हम रोड से जाना चाहते हैं,
तो किसी प्राइवेट कंपनी ने कहा जी हम बना देते हैं। हमने बोला तुमको क्या फायदा होगा? तो उनका 2,000 करोड़ लगेगा हमारा बनाने में, हमको 2,500 करोड़ दे देना। सरकार ने कहा हम तो नहीं देंगे कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं, हम सरकार आपसे नहीं मांग रहे, हम तो मांग रहे हैं जो उधर से गुजरेगा उससे। तो बोला जी उसको क्या फायदा होगा? तो बोला उसका टाइम बचा देंगे, अच्छी क्वालिटी का रोड देंगे, गाड़ी का डिप्रिसिएशन कम होगा, पेट्रोल का खर्चा कम होगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बना लो। तो जो जो वहां से गुजरेगा वो देगा टोल चार्ज। तो हम और आप एक्चुअल में टोल टैक्स नहीं देते हैं, हम आप क्या दे रहे होते हैं? टोल चार्ज। टोल टैक्स क्या होता है? जब दो राज्यों के बीच आप आते जाते हैं, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, दो राज्यों के बीच, वो भी कब? जब आप कॉमर्शियल व्हीकल से जाएंगे, कॉमर्शियल व्हीकल से, जिस गाड़ी का नंबर प्लेट येलो होता है। जैसे आप देखते होंगे जब दिल्ली से आए होंगे तो बस वाले ने, ओला वाले ने बॉर्डर पे रोका होगा। तो जब दो राज्यों के बीच अपनी गाड़ी से आगे जाएगा तो कोई नहीं रोकेगा, कुछ नहीं लग रहा है। तो टोल टैक्स हम नहीं देते हैं जब दो राज्यों के बीच बीच व्यवसायिक गाड़ी से आएंगे जाएंगे, तब व्यवसायिक गाड़ियों पर लगने वाला कर, लगा कर। तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं? टोल टैक्स। तो आप बताइए, आप टोल टैक्स देते हैं, टोल चार्ज देते हैं? टोल चार्ज। हम सामान्य बोलचाल में बोलते हैं टोल टैक्स, टोल टैक्स, लेकिन वो टोल टैक्स है ही नहीं। जो कॉमर्शियल गाड़ी होगी वो दोनों देगी, ये भी देगी ये भी देगी। जैसे अपने पास एक टेम्पू है, देखे होंगे, सब्जी उब्जी आता है उससे, तो वो जब दिल्ली जाता है कुछ सामान लाने तो हमें ये देना पड़ता है। लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ आ रहा हूँ तो हमें ये नहीं ये देना पड़ रहा है, ये नहीं देना पड़ रहा है। तो मुरथल के पास टोल पड़ता है, मुरथल के पास। हाँ हाँ, दया कर देते हैं, कोई बात नहीं, इनसे रहने देते हैं। कहीं कहीं, हाँ, कह रहे हैं कहीं कहीं लगाते भी हैं, लिख लो। क्या? वो तो डिफरेंट, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग, वो तो हजारों प्रोडक्ट है। मैंने कहा था महंगी गाड़ी होगी तो और ज्यादा, पुरानी गाड़ी होगी तो और ज्यादा। कोई घड़ी आएगा 1 लाख का तो अलग होगा, 5 लाख आएगा तो अलग होगा। तो वो पॉसिबल नहीं है बताना। हमने तो आपसे बस ये जानना चाहते थे कि आप कहते कि नहीं जी फिक्स नहीं है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग है। हाँ, लगभग 120%। उसमें भी डिपेंड करेगा कितनी महंगी गाड़ी है। जैसे 32 लाख की गाड़ी पर 64 65 30 लाख की गाड़ी पर 64 लाख देना पड़ा था। अब वही गाड़ी 2.5 करोड़ की होती तो कम से कम 6 करोड़ देना पड़ता, और ज्यादा बढ़ जाएगा, 200% हो जाएगा। ट्रम्प यही तो कह रहा है कि तुम मूर्ख बना रहे हो, हमारी चीजों पे इतना लगा रहे हो। हाँ, रोड टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं होता है। वो मतलब रोड चार्ज कह लो, रोड को यूज करने का वन टाइम या उतने टाइम के लिए। तो वो ये नहीं है, वो सरकार ने जबरदस्ती का रजिस्ट्रेशन चार्ज मान लो एक तरीके का, जबरदस्ती का लगा रखा है। ये तो प्राइवेट लोग दे रहे हैं, हो सकता है। सबसे कम अपने स्टेट वहाँ रोड ही नहीं है तो। अरे मैं गया था, पीएचडी कर रहा हूँ मैं, वहाँ से सिक्किम में गया था। मैं डर गया कि मैं क्यों आया यहाँ, लैंडस्लाइड हो रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी को मुझे 6 घंटे लग गए, गाड़ी महंगे रेट पे बुक हो रही है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि भाई 2 4 5 हज़ार एक्स्ट्रा ले लेना, मुझे प्लीज़ जाने दो वापस। अरे सर कैसी बात करो, इतना दूर आए हो, मुझे 20 हज़ार एक्स्ट्रा ले लेना, प्लीज़ जाने दो। फिर उन्हें फ़ोन उठाना बंद कर दिया।
लिख दिए। अगला बताओ। जैसे तुम में से जो बच्चे दूसरे स्टेट से आए होंगे, वो जब रास्ते से रात को गुजर रहे होंगे जंगल के बीच से, तो उनको लग रहा होगा कि वापस चला जाता हूँ, लेकिन चूंकि दूर से आए थे तो कहे कि एक बार देख ही लेता हूँ, मजबूरी है, वापस जाना ज्यादा मुश्किल है। तो वो वाली बात। अगला टेक्स्ट बताओ लिस्ट में देख के। मुझे लगता है हमने सारे टेक्स्ट बता दिए। ट्रांसपोर्टेशन टैक्स ये बचा है, लिखना मत, सुनना। कई बार क्या होता है, ये तो समझ गए ना बच्चों? हाँ। कई बार क्या होता है, हम यूज करते हैं किसको? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। मेट्रो यूज कर रहे हैं, ओला उबर यूज कर रहे हैं, बस यूज कर रहे हैं, टेम्पो यूज कर रहे हैं, तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन टैक्स देना पड़ता था। अब क्या देना पड़ता है? जीएसटी। तो ये भी जीएसटी में मिला दिया गया। अगला टैक्स कौन सा? जीएसटी बचा हुआ है, तो हेडिंग डालिए जीएसटी। जीएसटी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। यदि आपके पास बंदी होगी कोई, तो आप भेजते रहोगे मैसेज कि सो जाओ, सुबह मिलते हैं। किया है सब जीवन में, यार ये भी नहीं कर पाए, कुछ लोग सारा करे नहीं कर पाए, तो आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे, एक कंप्लीट मानव, एक अच्छे पिता भी नहीं बन पाएंगे आप, क्योंकि आप बच्चे के दर्द को समझेंगे नहीं। अरे भाई कुत्ते इतने कहाँ तुम लोग आ जा रहे हो यार? अगले बार की तैयारी करा है? पिछले अधूरा रह गया वो। हाँ पॉजिटिव है। दिल्ली में होते तो अरेस्ट हो गए होते तुम लोग। हाँ बताओ जीएसटी का फुल फॉर्म। तो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर। रिवीजन स्लॉट में क्या होता है सर, कितना रिवीजन करें ईच चैप्टर? बच्चे ये लोग तो रिवीजन स्लॉट में इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यही करते हैं। सही बात है ना? हाँ ये नहीं करना है, क्योंकि आप माँ बाप के लिए कुछ कमिटमेंट है वो पूरा करें। 6 दिन ईमानदार रहा करें, 7वें दिन भले जो करना है करिए। 7वें दिन मन ही नहीं लगता है। हाँ 6 महीने और तुम्हारे जीवन से सारे इंटरेस्ट खत्म कर दूंगा मैं, खाना पीना, देश दुनिया। अपने आप ही हो जाएगा, करना ही नहीं। मतलब मेरे से पूछ लो कि कल रात को मैं क्या खाया था, मुझे याद नहीं है, ऐसा हो गया, टेस्ट फेस्ट का कुछ पता ही नहीं, हमेशा भूख लगा रहता है कि कोई कुछ खिला दे, ऐसा हो रखा है। हम्म। अब जीएसटी है क्या? तो लिखो जीएसटी इज द यूनिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। यह सभी अप्रत्यक्ष करों का एकीकृत रूप है। यूनिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, सभी अप्रत्यक्ष करों का एकीकृत रूप है। हालांकि इस बच्चे के प्रश्न का जवाब आपको देता हूं, रिवीजन टाइम में कोशिश क्या करें रिवीजन करने का, बस बात के लिए मत छोड़िए कुछ भी कंपटीशन में, यानी बात के लिए नहीं छोड़े तो आपका कंपटीशन बात के लिए नहीं छूटेगा। और ये बड़ी मुश्किल टास्क मैं मांग रहा हूं, क्योंकि एवरेज माइंड के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो एक बार पढ़ के उसको लगता है कि मैं सीख गया, रिवीजन से वो इरिटेट होता है, नहीं कंफर्ट होता है। और जितने इंटेलिजेंट माइंड देखोगे, सक्सेसफुल माइंड देखोगे, वो रिपीट करते हैं कामों को। तो रिवीजन। और इस फील्ड में कंपटीशन में क्या देखोगे, कुछ भी
अलग नहीं है। मतलब एग्जाम में तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये नहीं आता था, बाद में तुमसे हो जाएगा। उस टाइम में आने के लिए क्या जरूरत है? प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन। तो यदि कोई रिवीजन का वैल्यू समझ गया तो वो कंपटीशन पहले अटेम्प्ट में लेकर निकल जाएगा। आप कभी किसी टॉपर को देखो जो आपके स्कूल में था, कौन था वो? देखा करो, ज्यादा से ज्यादा रटता था, रिवीजन करता था। और हम और तुम बाहर घूमते थे, किसी और को घुमाते थे, मतलब कुछ और ही कर रहे थे। ठीक। नहीं, ये सब जरूरी है, मजाक की बातें अलग है। उम्र के हिसाब से जैसा हो वैसा करना। हाँ, इलीगल काम नहीं करना है। थोड़ी बहुत शरारत मस्ती चलेगा है। सीट नहीं देना है, सीट तो मिल चुका है, सीट नहीं देना। ठीक। तो पहला मैंने क्या कहा, ये कैसा टैक्स है बच्चों? इनडायरेक्ट। ये क्वेश्चन खूब आता है। दूसरा, जीएसटी को सबसे पहले किस देश ने सजेस्ट किया था? तो लिखो, जीएसटी वाज सजेस्टेड बाय जर्मनी। जीएसटी का सुझाव सर्वप्रथम जर्मनी ने दिया था। जीएसटी वाज सजेस्टेड बाय जर्मनी। जीएसटी का सुझाव जर्मनी ने दिया था इन 1918, 1918। याद करोगे तो 1918 में सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, और सबसे बुरी कंडीशन में कोई है तो कौन है? जर्मनी ही। तो इसलिए वो उसको लागू नहीं कर पाया। तो इसको लागू करने वाला पहला देश, तो लिख लो कि जीएसटी वाज फर्स्टली इंप्लीमेंटेड बाय फ्रांस। इन 1954। 1954 में आपकी कॉपी, अच्छा ठीक। ठीक, फ्रांस, 1954। अगला, भारत में सबसे पहले किसने कहा कि जीएसटी बनाएंगे? तो लिखो, इन इंडिया, भारत में जीएसटी वाज फर्स्टली सजेस्टेड बाय विजय केलकर कमेटी। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी वाज फर्स्टली सजेस्टेड बाय विजय केलकर कमेटी। तुम नहीं लिख रहे हो? नहीं नहीं, पीछे। हाँ हाँ, अब बोलो बोलो। तो ऊपर है कि तो लेके आओ, बिल्कुल लेके आओ। तुम छोटे भाई, ऐसे नहीं बोलो, क्या बोल रहे हो? तो लेके आओ, ये लिखेगा, बाद में लिखोगे। सुनो भाई, अंकित को बुलाओ। हाँ, तो हमने कहा जीएसटी का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? विजय केलकर कमेटी ने। कब? 2003 में। अब जीएसटी को कब लागू किया गया, कब लाया गया? तो लिखो, जीएसटी वाज एडेड बाय 101 अमेंडमेंट इन 2016। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन से, जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन से 2016 में शामिल किया गया था। जीएसटी वाज एडेड बाय 101 अमेंडमेंट
इन 2016 101वें संविधान संशोधन से 2016 में शामिल किया गया था। बट परंतु जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन से 2016 में शामिल किया गया था, एडेड बाय 101 अमेंडमेंट इन 2016। कुछ लिख नहीं रहे हैं तो चेक करो कौन कौन से हैं लाइन से। किसी के पास रजिस्टर ना हो तो हम रजिस्टर दे देंगे, पेन दे देंगे, चेक करो। लेकिन 101वें संविधान संशोधन से 2016 में शामिल किया गया। बट है, रुक जाओ, बट परंतु इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। बताएंगे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, शामिल किया। हाँ, एक दिन आपकी सगाई होगी और एक दिन शादी हो जाएगी, तो सगाई वाले दिन क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा कि यही है अब शादी वाले ही। हमने कहा इट वाज एडेड इन 2016 बट इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017। इसे 2016 में शामिल किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। आगे चल के पॉलिटी में सीखोगे कुछ लॉ होते हैं जिनको लोकसभा से भी पास करना होता है, राज्यसभा से भी, और कम से कम 50% स्टेट से भी पास करना होता है। ये कौन सा है? क्यों भाई ऐसे मत करो यार, 2 मिनट लगता है जाके आने में, अब 1.5 घंटे आपका खराब होगा। हाँ कोई बात। एक तो ये करने के बाद लाइब्रेरी में राउंड लगाना है, जो बिना परमिशन के बैठे हैं फाइन लगा दो, 5 तारीख का खर्चा निकालना है। तो हमने कहा लोकसभा से और राज्यसभा से पास करने के बाद आधे से अधिक स्टेट की भी सहमति चाहिए। तो पहला राज्य जिसने स्टेट जीएसटी को सहमति दी, तो लिख लोगे जीएसटी वाज फर्स्टली सपोर्टेड बाय असम। जीएसटी को सर्वप्रथम असम ने समर्थन किया था। जीएसटी वाज वो जरूर करना है, ऊपर राउंड लगवाना है। जीएसटी को सर्वप्रथम असम ने समर्थन किया था। कब का प्रश्न ही नहीं है, 16 में लाओ बनाया तो 16 में करेगा। 50% राज्य चाहिए तो कोई पहले करेगा कोई बाद में, एक साथ ही चल रहा होता है। एंड लास्टली सपोर्टेड बाई सबसे अंत में इसका समर्थन जम्मू कश्मीर ने किया था। लास्टली सपोर्टेड बाई जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले किसने समर्थन कर दिया? असम ने, और सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर ने। जीएसटी किस पर नहीं लगता है? तो लिखो जीएसटी नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन, जीएसटी नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद, नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद, एंड तथा एल्कोहलिक प्रोडक्ट, एल्कोहलिक उत्पाद। हाँ पहले लिखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एल्कोहलिक प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद और एल्कोहलिक उत्पाद। तो बैको पे क्या होता है? जीएसटी भी लगता है, एक्साइज भी लगता है। इन दो पे क्या लगता है? एक्साइज लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगा? तो ये राज्यों के आय के मेन सोर्स थे।
पेट्रोलियम, टोबैको, एल्कोहल। तो राज्यों ने कहा कि यदि ये भी हम आपको जीएसटी में दे देंगे तो हमारे पास इनकम कुछ होगा ही नहीं, तो हम तो नहीं देंगे। तो सेंटर ने कहा कोई बात नहीं, आप इन तीनों पे लगाओ एक्साइज, लेकिन हम टोबैको पे जीएसटी भी लगाएंगे। कल आपने एक टैक्स पूछा था मुझसे, पैगवियन टैक्स, तो मैंने कहा बताऊंगा इसको। तो एक होता है पाप टैक्स। पाप टैक्स समझते हो? कई बार हम पाप कर रहे होते हैं। पाप का मतलब क्या है? जो गलत है। तो सिगरेट पीना गलत है, सही है? कभी कभी पीना सही है, बाकी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं सर पी लेता हूँ, गलत है ये। नहीं, मैं नहीं पीता। मैंने कल बताया था, मैंने जीवन में एक बार ट्राई किया, दोबारा नहीं किया। गलत, जीवन का सबसे गलत चीज। जिसको भी आप माँ बाप के सामने नहीं कर पा रहे हो तो वो ठीक है नहीं। हाँ, किसी किसी के पापा मॉडर्न है कि बेटा और लो, तो अलग बात है। आप लकी हैं अनलकी है मुझे नहीं पता। हाँ, लकी तो नहीं है। तो हमने कहा कि सिगरेट पी करके पाप कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर दोनों टैक्स लगाएंगे। तो हम इसको जब पैगमेंट टैक्स बताएंगे तो आपको इस पे समझाएंगे क्या मतलब था पाप टैक्स का। अब है जीएसटी का रेट क्या है। जीएसटी का रेट क्या है? तो लिखो रेट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी की दरें 5%, 0%, 12%, 18%, 28%। 0% का मतलब क्या है? क्यों कर रहे हो यार? भाई पृथ्वी सबके लिए बनी थी, ये हमने तुमने कब्जा करके इसको अपना कर लिया। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इनके साथ कोई इनजस्टिस ना करें। हाँ, हम नहीं करें कि उनसे हम लगाव रखें, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं इनजस्टिस ना करें। हैं? वीडियो में क्या ये? ना ना, उनको खतरा हो जाएगा हरियाणा में। इसीलिए छुप गया, देखे हो यहाँ था सामने। तो हमने कहा कुछ 0% वाले भी हैं, यानी हम कहने के लिए क्या कर रहे हैं कि 0 दे दो। इसका मतलब हम लिस्ट में आपको रखे हुए हैं। जैसे मिल्क यदि तुम पैकेट वाला खरीद लोगे तो मैं उस पर जीएसटी लगा दूंगा, लेकिन बिना पैकेट वाला खरीद रहे हो तो जीएसटी नहीं। चावल पैकेट वाला खरीद लोगे तो जीएसटी लगा लेंगे। खुला वाला चावल खरीदोगे तो जीएसटी नहीं लगाएंगे। तेल पैकेट वाला खरीदोगे तो जीएसटी लगा लेंगे। खुले वाला तेल खरीदोगे तो नहीं लगाएंगे। तो फ्यूचर में इस पर भी लगेगा। अभी बस उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं करो। तो ये मतलब कोई ये पूछे कि सर 0% का क्या मतलब है, तो लिस्ट बना हुआ है कि अभी आप 0 में हो, फ्यूचर में आप आओगे नहीं। वो लिस्ट में नहीं। सबसे ज्यादा किसी चीज टैक्स का यूज हो रहा है 18% का। मान लो जितना टैक्स लग रहा है, कोई कंफ्यूज मत हो जाना, बस ऐसे डाटा बता रहा हूं। तो उसमें से मैक्सिमम पे कौन सा टैक्स लग रहा है? 18%। है? एजुकेशन भी। एजुकेशन में कोचिंग एजुकेशन, भारत में एजुकेशन जीएसटी फ्री है, टैक्स फ्री है। यानी स्कूल में, कॉलेज में ये सब टैक्स फ्री है भारत के लॉ के हिसाब से। कोचिंग पढ़ के गलत कर रहे हो तो यदि फिर भी पढ़ रहे हो तो मुझे आप टैक्स दे दो। तो दैट इज एजुकेशन। इसीलिए जितने भारत में स्कूल कॉलेज के मालिक हैं वो टैक्स फ्री हैं, क्योंकि वो समाज सुधारक हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका पर्पज समाज का भला करना। तो इसलिए हम लोगों ने भी एक स्कूल शुरू कर दिया कि हम भी समाज का कुछ भला करना चाहते हैं। नहीं, हम लोग तो बहुत लो रेट पे, बहुत अच्छी क्वालिटी पे काम करें। कुछ नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए पूरे साल का। उसमें रहना, खाना, पीना, सोना, 5 टाइम खाना, 10वीं तक 8वीं तक 1 लाख,
9वीं 10वीं 1,10,000, 11वीं 12वीं 1,20,000। IIT नीट की तैयारी करा रहे हैं। शाम को सोने जाते हैं तो शुद्ध दूध देते हैं भैंस का, शाम को खेल के आते हैं तो बनाना शेक देते हैं, स्कूल से आते हैं तो फ्रूट्स देते हैं। मतलब जो मैंने आपके लिए सोचा था वो सब उनके लिए कर दिया। उनके 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 हॉस्टल एसी कर दिए, स्कूल तो पूरा एसी है, हॉस्टल भी एसी कर दिया। नहीं, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था स्कूल। मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हॉस्टल शुरू करने, स्कूल शुरू करने के लिए। मैं दोबारा जीरो से खड़ा हो रहा हूँ। वो नहीं, एक मूवी थी रजनीकांत की जिसमें वो सब कमा के लगा देता है, शिवाजी द बॉस, कुछ कुछ वैसा कर दिया मैंने। कई बार डर और लगता है, और सिक्का कहाँ है वो ढूंढ रहा हूँ। अभी उतनी खराब स्थिति नहीं है। शिवाजी वो थोड़े सीधे साधे भी थे उसमें, बाद में वो रजनीकांत बनते हैं। हम लोग सीधे भी हैं लेकिन समझदार वाले हैं कि थोड़ा सा सेफ गेम भी खेलना है। खैर, तो ज्यादा पैसा किस में लग रहा है, सॉरी ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, 18%। तो मोदी जी ने स्पीच में यही कहा है कि हम इसको खत्म कर देते हैं और शायद इसको भी खत्म करेंगे और 5 और 18 ही रहेगा शायद। उन्होंने अभी कल परसों भी बोला है कि दिवाली से पहले मैं जनता को उपहार देने वाला हूं GST के थ्रू। पक्का कुछ ना कुछ कलाकारी करेंगे और जनता ताली बजाएगी, बाद में पता चलेगा कट गया। क्योंकि मोदी जी बहुत ही समझदार हैं। दुनिया के पहले प्रधानमंत्री थे जो टैक्स लगा के जनता से ताली बजवा लिए थे कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो सर्विस टैक्स था, ट्रांसपोर्ट टैक्स था, ये मैक्सिमम 12 से 16% था और उन पे आज के रेट में क्या लग रहा है, 18। इसलिए मैक्सिमम चीजें महंगी हो गई। लेकिन जनता को दिखाने नहीं है। 5% भी तो है। 1,000 रुपए से कम का शर्ट खरीद रहे हो तो 5,000 रुपए है, 3,000 रुपए तक का खरीद रहे हो तो 12% है, 3,000 से ज्यादा का खरीदो तब 18 है। ये वाला लग्जरी वाला है। चलो, अब है GST काम कैसे करता है ये सीखते हैं। तो देखो, अभी लिखना मत, थोड़ा सा समझेंगे। जो भारत में इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, इनको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। थोड़ा बहुत आप जानते होगे बच्चों, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। शायद नहीं जानते हैं तो सीखेंगे अभी। संघ सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। अच्छा, एक चीज और बताऊं, आपसे ज्यादा मेहनत करते हो स्कूल वाले बच्चे। वो ना ना ना, वो 6 बजे जगाते हैं मन को और 11 बजे सुलाते हैं। और उनको स्पोर्ट्स में कंपलसरी पार्टिसिपेट करना है, उनकी फैसिलिटी ज्यादा है। हाँ, तो छोटे बच्चे, उनका ग्रोथ भी तो करना है। यहाँ स्पोर्ट्स है कंपलसरी, आप करते नहीं है। अचानक इनको पकड़े, कह जी हमारा तो ऑपरेशन हो रखा है, मैं दिख नहीं रहा। नहीं सर, वो अंदर अंदर हो रखा है, मैं अपनी ऐसी तैसी कराऊं। सर मैं तो सोना चाहता हूँ। हमने किया था कंपलसरी, लेकिन हम आपके वहाँ वो सब ऑप्शन ही नहीं दिया। मैं मार नहीं दौड़ेंगे सर। जैसे एक था दूध नहीं पीता था, फिर नहीं मैं दूध नहीं पीता हूँ, दुबला पर मेरे से भी दुबला पतला, सोच लो। मैं देख, या तो पिएगा तो पिटाएगा, तो 2-3 दिन पिटाया, फिर अब पीता है। तो ये स्टेट लिस्ट। मैं भी नहीं पी पाता। हम लोग को जब मिलने का मौका था तब संघर्ष कर रहे थे, और अब लाइफ ऐसी हो गई कि संघर्ष ही हो गई। यहाँ भी मैंने कोशिश तो किया था। नहीं मोटा, हम लोग अपने लाइफ के लिए तो अब खत्म ही हो गया टाइम ना। अब आप लोग के लिए कोशिश करते हैं कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है वो हमने यूनियन लिस्ट में, पॉलिटी में सर डिटेल पढ़ाएंगे। जैसे डिफेंस की जिम्मेदारी किसकी, सेंटर की। इसीलिए देखो डिफेंस के लोगों को लिखा था इंडियन आर्मी। कभी आपने हरियाणा आर्मी नहीं सुना होगा, बिहार आर्मी नहीं सुना होगा, लेकिन पुलिस स्टेट लिस्ट में, ट्रांसपोर्ट स्टेट लिस्ट, हरियाणा रोडवेज, झारखंड रोडवेज। कभी यूपी रेलवे देखा है? नहीं, तो इंडियन रेल। इसी तरीके से विदेशों से संबंध कौन बनाएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हेल्थ की सुविधा कौन देगा? स्टेट। एग्रीकल्चर की सुविधा स्टेट। तो आगे चल के पढ़ोगे कि 100 चीज यहाँ पर है, 61 चीज यहाँ पर है, 52 वहां पे है, पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा। तो अभी मैं क्या बांटने वाला हूं यहाँ पर? टैक्स। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है वो टैक्स
या वो चीज जिस पर लॉ सेंटर और स्टेट दोनों बनाएंगे। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन में आप सीबीएसई बोर्ड देखते हो, यूपी बोर्ड देखते हो, या दोनों देखते हो? दोनों देखते हो नहीं? तो इसका मतलब कहां पे हो? कॉन्करेंट लिस्ट में। मैरिज सेंट्रल लेवल पे रजिस्टर्ड होता है, स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे? दोनों लेवल पे। तो कहाँ है? कॉन्करेंट लिस्ट में। रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, दोनों देती है? दोनों देती है। तो कहाँ है? कॉन्करेंट लिस्ट में। तो थोड़ा बहुत समझ पाए कॉन्करेंट लिस्ट क्या? एक ऐसा मामला जहां सेंट्रल स्टेट दोनों कंट्रोल करते हो। जैसे शिक्षा हमने कहा दोनों के पास है, फॉरेस्ट दोनों के पास है। तो अब इसमें हमने कुछ टैक्स लिखे हैं, कौन से वाले? इनडायरेक्ट वाले। तो क्या था याद करो? एक्साइज ड्यूटी था, उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क भी मैक्सिमम चीजों पे 12% ही लगता था। दूसरे नंबर पे क्या था? सर्विस टैक्स, सेवा कर। तीसरे नंबर पे क्या था बच्चों? सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे कौन सा लिख रहा हूं? सिर्फ इनडायरेक्ट वाला, केंद्रीय बिक्री कर। और चौथे नंबर पर कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क। स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। आप में से कुछ बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं शायद, तो जीएस हम जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो, साथ में एक आध जीएस ऑनलाइन भी करते रहो। जैसे वो इंग्लिश की क्लास नहीं करते होंगे उस टाइम, तो साथ में ऑनलाइन एक कर लिया करो, क्योंकि जीएस डेली ज़्यादा देंगे तो मैथ इंग्लिश इग्नोर हो जाएगा। और आपका पेपर 28 नवंबर से शुरू होना था, अब लगभग 25 दिसंबर से शुरू होगा। तो अभी आपके पास है इतना टाइम कि हम सिलेबस का 70-80% पहुंचा चुके होंगे। आप अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट कर लोगे तो हम दिल्ली पुलिस भी लेकर निकल जाएंगे। यूपीएसआई वाले भी ऐसे ही कर सकते हैं। यदि मान लो आप में से किसी को लगता है कि हिंदी की क्लास होनी चाहिए, तो आप लोग नाम लिखवा देना कि जी हम हिंदी की क्लास ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो मैं लगवा दूंगा। जैसे ड्राइवर के लिए हमने 6 ही बच्चे बैठते हैं, हमने उनकी क्लास लगा रखी है, संडे संडे होती है उनकी क्लास। तो ऐसे ही कोई आप में से होगा तो नाम लिखा लेगा, लेकिन शर्त ये होगा संडे को, शर्त ये होगा रात को, ताकि ये क्लास डिस्टर्ब ना हो। 2 लोग भी होंगे, 4 लोग भी होंगे, तब भी मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस बैच में कब छूटा है? तुम तो शुरू से हो। अच्छा अच्छा, वो तो एक्स्ट्रा टाइम उठा करके करना शुरू करो। जैसे कुछ नहीं, मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तुमको लग रहा है कि मैं तो ऑफ ऑनलाइन भी सीख जाऊंगा, तो उसको ऑनलाइन कर लो। तुमको मान लो लग रहा है फिजिक्स की क्लास नहीं हो रही है, तो अभी से अपना ऑनलाइन फिजिक्स शुरू कर दो। तो उधर फिजिक्स कर रहे हो और इधर से इकोनॉमिक्स हो रहा है, पॉलिटी हो रहा है। तो एक सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलते रहो। बहुत छोटा सा सिलेबस है यार, 3-4 महीने में 6 घंटे की कोई क्लास करता है तो हो जाता है। हाँ, गुरुकुल की प्रॉब्लम क्या है? वो जीरो से शुरू करता है तो हाई लेवल पे लेके जाता है, तो उससे फायदा होता है। टाइम तो लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा हो जाएगा। तो वो आप कवर कर सकते हो। कुछ एफर्ट बच्चों आपको भी करना है, क्योंकि देखो हम तो टाइम के हिसाब से करेंगे, लेकिन मान लो आपका एग्जाम 5 महीने बाद ही है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर देना होगा। जैसे यूपीएसआई आने जा रहा है, कांस्टेबल का आप बता ही रहे हो, आईबी का आपने भरा होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट का, ACIO 2 का भरा होगा। ACIO 2 तो अभी सितंबर में ही आ गया, 15 सितंबर के आसपास। तो मतलब फॉर्म सारे भरने हैं। हरियाणा सीईटी दिया था आप में से किसी ने? नंबर बताओ। मार्क्स तो पता होगा। 62 है इधर, 55 और 60। ठीक। गुरुकुल में 89 हाईएस्ट है, और मुझे लगता है 80+ तो शिफ्ट क्या है जो तुम सुनना चाहते हो, वही है शिफ्ट। हाँ, बेसिकली 2 पेपर बहुत इजी आ गए, 2 टफ आ गए। किसी लड़की का है।
यहां पे कौन सा था? सेल्स टैक्स, बिक्री कर। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, परिवहन कर। लिखोगे तो लिख लो साथ के साथ। ना ना ना, पीछे वाला अलग है। अच्छा, क्या पीछे वाला रह गया? ये, अच्छा इधर वाला। ये तो तुमको भी दिमाग लगा लो, पहले ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो वहीं से देख के कर लो। इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। लिखना जरूरी है, नहीं सोचना कि तो पहले बताया ही है, कुछ अलग नहीं बताया, कुछ अलग बताऊंगा यहाँ पर। मनोरंजन कर। एडवर्टीजमेंट टैक्स, विज्ञापन कर। विज्ञापन कर। लग्जरी टैक्स, विलासिता कर। विलासिता कर। ऑक्ट्रॉय, चुंगी कर। और क्या था? और कोई टैक्स बताओ। टोल टैक्स, हाँ। स्टैम्प ड्यूटी बच्चों यहाँ पर है, एकमात्र टैक्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में है वो है स्टैम्प ड्यूटी। जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें देते हैं। सारे टैक्स आ गए होंगे वैट को छोड़ के। लिख दिए? देखिए, अब 1 मिनट के लिए रुकिए थोड़ा सा। अब मत लिखिए, जितना लिख लिए ठीक है। इन दोनों को मिला करके बच्चों, अब मत लिखिए, समझिए थोड़ा। हमने CGST शुरू किया। यदि आप टैक्स देते होंगे तो देखते होंगे CGST और SGST लिखा होता है। इसकी जगह पर हमने क्या शुरू किया? IGST। आई क्या है? इंटीग्रेटेड, समेकित। जब दो राज्यों के बीच व्यापार होगा तो IGST लगेगा। बस उसमें और इसमें अंतर क्या है? उसमें वो पूरा का पैसा वो लेता था जो राज्य बनाता था। मतलब हरियाणा में गाड़ी बन रही थी तो पूरा पैसा हरियाणा लेता था, यूपी में बनना तो पूरा पैसा यूपी। इस बार कहा गया कि नहीं, जहां बनेगा और जहां जाएगा दोनों के बीच 50-50 बटेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा समर्थन बिहार ने किया था। असम के तुरंत बाद बिहार ने कहा कि हाँ पास करो ये। वो कुछ बेचारा बनाता तो है नहीं, खरीदते लोग हैं, तो कम से कम इसी बहाने फायदा तो होगा। पंजाब हरियाणा खुश नहीं थे, लेकिन बीजेपी की सरकार थी, बेचारे कुछ बोल नहीं सकते थे। इनको नुकसान हुआ, क्योंकि मान लो 2% भी आ रहा है और 100 करोड़ आ रहा है 2%, तो 50 करोड़ तो देना पड़ेगा, तो एक बड़ा लॉस है। और इनकी जगह पर क्या आ गया? SGST, स्टेट GST। अब पूरी कहानी समझो। आप मान लो गुरुकुल में आए और 18% GST दिए, तो उसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा और बाकी 9% स्टेट ले लेगा। कलेक्ट सेंटर करेगा, राज्यों को हिस्सा देगा मीटिंग कर करके टाइम टू टाइम। तो जब सेंटर स्टेट में अलग अलग पार्टी की सरकार है तो ये आरोप लगता है कि पैसा टाइम पे रिलीज नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। मान लेते हैं कि अमूल दूध हिमाचल प्रदेश में बना और उत्तराखंड में गया और उसमें 5% GST है, तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, 2.5% जहां पे बिक रहा है उस स्टेट को मिलेगा, और जहां से बना था
वहां पर आईजीएसटी भी मिलेगा। यानी दो राज्यों के बीच व्यापार होगा तो तीनों लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। मान लो दो राज्यों के बीच नहीं हो रहा, उस राज्य में हो रहा है, तो सिर्फ दो के बीच में। जैसे मान लो आप यूपी से आए हो और हरियाणा में रहे हो, तो यहां तो कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, तो इसमें यहाँ आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो आप यूपी से आकर हरियाणा से कुछ खरीद के ले जाते डिजिटल बोर्ड, तो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी भी देते। समझ पाए थोड़ा बहुत? जैसे जिस दिन आंदोलन चल रहा था अभी 2-4 दिन पहले, तो वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं था, तो मैंने किसी को कहा कि पानी भेज दो। उनका जी टाइम लेगा, 5 बजे तक आ जाए। मैं 5 बजे तक भेज दो, लेकिन जब तक भेजते तब तक 7 बजे तक माहौल गड़बड़ हो गया, तो हमने बीच से वापस भेज दिया उनको। फिर हमने कहा कि ऐसा करो कल दे देना। उनका ठीक है जी। पूरी रात तो गाड़ी में रखे रहे, कल हो गया आंदोलन कैंसिल हो गया। मैंने जी अब तो जरूरत नहीं है। कहा जी आपने दो नुकसान कर दिया, एक तो गाड़ी वाले को भी मुझे किराया देना है, वो कह रहा है कि नहीं होता तो मैं रात को चलाता। तो मैं कोई बात नहीं, पैसा काट लो, ये वापस रख लो। कहा जी मैं कैसे पैसा काट सकता हूँ, इसका तो बिल बन गया। मैं कोई बात नहीं, हरियाणा भेज दो, मुरथल कैंपस। तो उन्होंने कहा कि नहीं और चार्ज लगेगा। मैं भाई तुम्हारा जितना टैक्स लगा वो और जितना बस का लगा वो काट के मुझे मेरे पैसे दे दो। तो उन्होंने 3,000 कुछ रुपए काट लिए सिर्फ ऑर्डर करने के। तो मान लो वो आते तो मेरा खर्चा और बढ़ जाता। तो वो बढ़ने वाला खर्चा कौन सा था? आईजीएसटी। क्योंकि मैंने दिल्ली दिल्ली में ऑर्डर किया था तो उस पर जीएसटी लगा था। तो सीजीएसटी समझ पाए, एसजीएसटी समझ पाए, आईजीएसटी समझ पाए? पेपर बनाओ ऐसे। कोई मन में क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन, जीएसटी में कौन सा शामिल नहीं है? कस्टम ड्यूटी शामिल नहीं है, ऑक्ट्रॉय शामिल नहीं है, टोल टैक्स शामिल नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी शामिल नहीं। कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या करूंगा, कोई चौथा ऑप्शन डायरेक्ट टैक्स दे दूंगा और बोलूंगा कौन जीएसटी में शामिल नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा शामिल है। बनाओ एक बार। कोई मन में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। 50-50, आधा आधा। आई तो है ही नहीं, जनरली आई नहीं लगता है। लगता है तो जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है और जो डिमांडिंग स्टेट है उनके उनके बीच बढ़ जाएगा। सेंटर का तो आईजीएसटी में वैसे भी कोई रोल नहीं है, पूरे में से 50। हाँ लिखो, अभी बताऊंगा, 2 मिनट 2 मिनट। हाँ पीछे और कोई पूछ रहा था। हाँ। हाँ चुंगी कर क्या होता है? सही है भाई। तो पेज पलट, आप देखो कल का लास्ट लाइन। ये मत कहना कल नहीं था, क्योंकि मुझे याद है तुम थे कल। पलटो पेज। क्या लिखा है चुंगी करना? स्थानीय सरकार के द्वारा स्थानीय। हाँ हाँ याद आया? ठीक है। हैं? मूवी देखते हैं तो हफ्ता वसूली करते हैं? ऐसी जगह मूवी पे मत जाओ भाई। हाँ जो हफ्ता लगता है वो चुंगी करके एग्जाम्पल है। लीगल होना चाहिए। आजकल कुछ बदमाश गुंडे नहीं प्रोटेक्शन मनी मांगने लगे, तो इलीगल है। हाँ कल क्या हाँ हाँ कल इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था क्लास में पूछना, पहले ये खत्म हो जाने दो। लिख दिए? चलो अब पहले पॉइंट सीखो। मैंने कहा कि किसी चीज पे 5% टैक्स लगा, तो उसमें एक्चुअल में 2.5% सेंट्रल ले जाएगा और 2.5% स्टेट ले जाएगा। 12% लगा तो 6 ये 6 ये, 18 लगा तो 9 ये 9 ये, 28 लगा 14 ये 14 ये तो है डिवीजन। मान लो इस पर आईजीएसटी लग गया, तो इस आईजीएसटी में सेंटर का कोई रोल नहीं होगा।
वो पूरा का पूरा कौन लेगा? स्टेट 1 और स्टेट 2। स्टेट 1 कौन है? जिसने उस गाड़ी को बनाया है, और स्टेट 2 है जो लेके खरीद के गया है। जैसे कुछ लोग गुजरात से गाड़ी खरीद के लाते हैं, जैसे भी हमारे किसी जनकार ने 50 लाख की गाड़ी ली तो गुजरात से लिया तो 3.5 लाख का फायदा हो गया, तब भी जबकि आईजीएसटी लग गया। तो मान लो वो आईजीएसटी 3.5 लाख लगता तो उसमें 1,75,000 कौन लेता? गुजरात। और वो हरियाणा में खरीद के लाए तो 1,75,000 कौन लेता? हरियाणा। सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं है, सेंटर को सिर्फ मिलेगा किसमें से? इसमें से। ठीक है भाई, अब पूछो क्या पूछो हैं? ये तो अंडरस्टूड यार, जब दो राज्यों के बीच व्यापार होगा तभी आईजीएसटी लगेगा। देगा कौन? हैं? ये तो देगा तुम, ये तो तुम क्यों ले रहे हो? मत लो, ऐसा सरकार कह रही है। तो सरकार कह रही है कि जहां से हमें मौका मिलेगा हम वहां से टैक्स लेंगे। तुम ऐसे क्यों सोचो? तुम ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हो? हरियाणा ने मेहनत किया तब तुम गाड़ी यूज कर पा रहे हो, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए, इसलिए सरकार करेगी हम लेंगे। जब तुम कल ऑफिसर बन जाओगे तो तुम सैलरी से खुश हो गए? नहीं, तुम काम जल्दी करें, सही से करें, उसके लिए पैसे मांगते हो। अगला टैक्स बताओ। चलिए, ये खत्म नहीं हुआ। तो अब मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगा जीएसटी कितने लेवल पे लग रहा है? 3 लेवल पे। तो लिखो जीएसटी इम्प्लीमेंटेड एट 3 लेवल। जीएसटी 3 स्तरों पर लगाया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेड एट 3 लेवल, 3 स्तरों पर लगाया जा रहा है। कौन कौन सा बच्चों? सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तीन स्तरों पर लगा रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। हैं? 3 राज्य कैसे हो सकते हैं? हाँ, फाइनल असेंबल कहाँ हुआ? ऐसे तो 28 राज्य हो जाएंगे। मान लो बड़ी इक्विपमेंट है तो कहीं से नट बोल्ट आ रहा है, कहीं से पेन, जहां फाइनल असेंबल्ड होगा। तुम्हारा कैरेक्टर बनने में हजारों लोगों का हाथ होता है। तुम बचपन में कैसे टीचर से मिले, कैसे मित्र से मिले, कैसे तुम्हारे पड़ोसी रहे, कैसे तुम्हारे फैमिली के लोग रहे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो माँ बाप के ही हैं। तो हम इसीलिए हम पिता पुत्र के रूप में पूछते हैं। कोई नहीं पूछता तुम्हारे अध्यापक का नाम बताना, तुम्हारे पड़ोसी का नाम बताना। तो फाइनल वो तैयार कहाँ से हुआ है? तो एक ही राज्य से होगा। आजकल देखा करो मैक्सिमम चीजें क्या लिखी आ रही हैं? असेंबल्ड बाय चाइना। एप्पल कहाँ से असेंबल्ड हो रहा है? चाइना से। सैमसंग चाइना से, क्यों? वहां सस्ता पड़ रहा है। तो फाइनल जहां से होगा वो, जैसे क्या मोबाइल यूज किया, कहीं से एक जगह से असेंबल हुआ होगा ना, वो जगह पृथ्वी पे होगी। पृथ्वी पे होगी तो कोई ना कोई राज्य होगा। तो वो हरियाणा में यदि प्लांट है तो हरियाणा राज्य लेगा, दिल्ली में दिल्ली लेगा। फाइनल तो किसी एक ही जगह से निकलेगा वो आउटपुट। हाँ, जहां बना और जिसने खरीदा, किस स्टेट के व्यक्ति ने खरीदा।
जैसे अभी मान लो दिल्ली में मुझे कोई ब्रांच खोलना हो और मैं दिल्ली से कोई सामान खरीद के लेके जाऊंगा, तो बॉर्डर पे सेल्स टैक्स वाले चेक करते रहते हैं कि ये जो लेके जा रहा है इसका बिल कटा है नहीं कटा है। तो यदि मान लो बिल हरियाणा हरियाणा के लिए कटा है तो पकड़ लेंगे कि IGST कहाँ गया। तो फिर हमें पहले से दिल्ली पुलिस से सपोर्ट लेना पड़ता है कि एक ड्राइवर भेज देना, वो गाड़ी चला के लेके जाएगा तो कोई रोकेगा नहीं, तो हमें कोई पूछता नहीं है, ठीक है ओके सर, तो बच जाता है टैक्स। ये लाइफ में जुगाड़ जरूर रखना। जुगाड़ का मतलब है रिलेशन। कहीं ना समझ लोगे, नहीं समझ पाते हैं, वो पैसे को प्रायोरिटी देते हैं। यदि पर्सनल रिलेशन रखोगे तो जीवन में खूब प्रगति करोगे, क्योंकि कई काम पैसे से नहीं होते हैं, रिलेशन से होते हैं। ये नहीं, हम लोग का प्यार बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत रिलेशन को बहुत मेंटेन करते हैं। बस मैं फीस किसी की नहीं छोड़ता हूँ। वैसे फीस के बारे में बात नहीं, मैं वैसे 50,000 खर्च कर दूंगा, प्लीज फीस के लिए बात मत कह रही है 2,000 छोड़ दे, मैं फिर कह रहा हूँ मैं 50,000 खर्च कर दूंगा। तो ये हो गया GST, IGST, SGST। अब देखो आर्टिकल 246 क्या कहता है कि भारत में GST लगाया जाएगा। क्लियर है? किसने कहा? 246। तो लिखो GST मेंशन इन आर्टिकल 246A। GST का उल्लेख अनुच्छेद 246A में दिया गया है। का उल्लेख अनुच्छेद 246A में किया गया है। यानी अनुच्छेद 246A कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, GST लगा सकते हैं। हैं बच्चे? जब भी ए कहीं लिखा हुआ मिल जाए, बी कहीं लिखा हुआ मिल जाए, तो समझना इसको बाद में जोड़ा गया है। यानी 246 वो शुरू से, 246A B C तो बाद में। जब भी कहीं किसी आर्टिकल के आगे A B मिले तो समझ जाना है कि बाद में जोड़ा गया। वो जो मैंने आपको लिखा था कि 101वें संशोधन से लाया गया, तो ये आर्टिकल जोड़ा गया। IGST लिखो 269A। ठीक है, तो IGST का जिक्र किस में हो जाएगा? 69, 79, 69A में। एक आर्टिकल और हमें जानना है, आर्टिकल 279A। तो इसको जानने से पहले एक हेडिंग डालो, GST काउंसिल, परिषद। जी, हर टैक्स के लिए एक्ट नहीं होगा। बेसिकली 246 में कहा गया कि ये टैक्स लगाए जाएंगे 65 में।
बाद में हमने कुछ ला दिया तो इसमें जोड़ दिया, तो शुरू से ही है। जो शुरू से है उसके लिए अलग आर्टिकल थोड़ी ना लाया जाएगा, वो तो एक ही आर्टिकल में लिख दिया जाएगा कि अनुच्छेद 265 के तहत भारत सरकार कर लगाएगी और इन करों का आरोहण भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। अचानक एक नया कर आ गया तो हमने एक नया आर्टिकल जोड़ दिया कि भाई ये इसमें डाल दो। इनकम टैक्स तो आज़ादी के समय से ही है, आज़ादी के साथ ही है 265 के तहत। जो चीज बाद में जोड़ा जाएगा उसके लिए अलग से आर्टिकल जानना है, जो पहले से उसके लिए आर्टिकल नहीं जानना है। स्टैम्प ड्यूटी है ही 265 के तहत, कस्टम ड्यूटी है ही 265 के तहत, इनकम टैक्स है ही 265 के तहत। अब अचानक एक नया टैक्स आ गया तो हमने कहा कि IGST के लिए अलग से कर लेते हैं, 246 के तहत CGST SGST हम कर लेते हैं या GST का जिक्र कर लेते हैं। अब हुआ कि GST काउंसिल क्या होता है, तो लिखो GST काउंसिल मेंशन इन आर्टिकल 279A। GST परिषद का उल्लेख 279A में है। GST काउंसिल मेंशन इन आर्टिकल 279A। GST परिषद का उल्लेख 279A में है। अब प्रश्न है GST काउंसिल होता क्या है। तो आप ये सीख रहे हो कि GST का रेट क्या हो, GST में आइटम्स कौन से जोड़े जाएं, GST का डिवीजन कैसे हो, स्टेट के साथ कोई मतभेद हो तो कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए हमने एक परिषद बना लिया कि आओ मिल बैठ के डिस्कस करेंगे कि जो 5% का रेट है ये 5% सही है या बढ़ाने की जरूरत है, जो मोदी जी भी कह रहे हैं। कोई नया आइटम जोड़ना है क्या। आपने देखा जब कोरोना आया तो हमने मास्क को GST से बाहर कर दिया, सैनिटाइजर को GST से बाहर कर दिया और अभी दोबारा उनको शामिल कर लिया। अभी आपने सुना होगा पॉपकॉर्न यदि सिनेमा हॉल में खरीदेंगे तो उस पर भी GST लागू कर दिया। तो सरकार ढूंढती रहती है तरीका कहाँ कहाँ से। पहले जब आप खून खरीदते थे ब्लड तो उस पर 5% GST था, अब उस पर 18% GST है, क्योंकि सरकार को पता चल गया कि जो चीज जरूरी है उस पर ज्यादा टैक्स लो। क्योंकि सरकार उदार होगी तो सरकार सिस्टम चलेगा ही नहीं। मान लो मैं उदार हो जाऊं, मैं कहूँ कि बेटा कोई बात नहीं, फीस नहीं दे सकते हो मत दो, तुम कम दे सकते हो कम दे देना, तुम देना ही मत, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, मकान मालिक खाली कर दो। तो सरकार को सख्त होना होता है। तो सरकार को जहां जहां से सोर्स चाहिए वो सारे सोर्स ढूंढती है। देख लो फैमिली में भी यदि पिताजी स्ट्रिक्ट नहीं है, सिस्टम लूंज पुंज हो जाता है परिवार का, और स्ट्रिक्ट हैं तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन बच्चे परिवार बहुत मजबूती से बेहतर निकल जाता है। जितने जॉइंट फैमिली के जो दादाजी स्ट्रिक्ट हैं पूरा परिवार मैनेज होता रहा, और थोड़े से कमजोर पड़े सारा खंडित हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि सेंटर ने कहा कि हम रहेंगे ऊपर, आप रहोगे हमारे मेंबर के रूप में, हम आपकी बात को सुनेंगे। आप स्टेट की वोट भी वैल्यू होगी 2/3, हमारी वोट वैल्यू होगी अकेले की 1/3, और जो डिसीजन होगा वो 3/4 में होगा। यानी मैं 50% से ज्यादा पे नहीं, 3/4 कितना हो गया, 75% चाहिए। आपके पास 65% है, हमारे पास 33% है। यानी हम थोड़ा सा भी समर्थन करेंगे तो पास हो जाएगा, आप थोड़ा सा भी समर्थन करोगे तो पास हो जाएगा। अब मान लो 28 राज्य हैं तो इनको 1/3 में बांटना है, तो हर सबके हिस्से में कुछ कुछ आएगा। तो उसको कैलकुलेट करना एक टफ टास्क है, लेकिन यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, मान लो 100 वोट है, 100 को 28 के बीच में बांटना है, तो 1/3 में एक स्टेट को कितना मिल गया, कितना मिल जाएगा, लगभग 1.3। ईजी होता कि एक एक वोट दे देते, तो हमने कहा नहीं, 1/3 2/3 करेंगे तभी जाके 3/4 लाना पॉसिबल होगा। तो ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस मैं बता रहा हूं कि जनरल वोटिंग नहीं है वहां, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वोटिंग है। तो चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल, GST काउंसिल का
अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश के वित्त मंत्री। जी, देश के वित्त मंत्री। जैसे आपके टेस्ट में क्वेश्चन है असाइनमेंट में कि कौन है चेयरमैन, तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जैसे आज के डेट में तो क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, लेकिन मान लो कल होकर चेंज हो जाए तो कोई और नाम आ जाएगा, तो हमें ये समझना होगा कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरमैन होगा। मेंबर लिख लो, सदस्य, मेंबर, सदस्य। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। क्या करता है जीएसटी काउंसिल, तो लिख लो, जीएसटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीएसटी परिषद, जीएसटी का बंटवारा, जीएसटी का बंटवारा, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ जीएसटी, डिवीजन ऑफ जीएसटी, रेट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की दरें, जीएसटी का बंटवारा, रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी की दरें, आइटम्स इन जीएसटी, जीएसटी में वस्तुओं की लिस्ट, आइटम्स इन जीएसटी, जीएसटी में वस्तुओं की लिस्ट, एंड तथा डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, केंद्र और राज्य के बीच विवाद को सुलझाने का कार्य करता है। तो मैंने क्या कहा, जीएसटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन, रेट्स, आइटम, डिस्प्यूट, ये मिलते हैं और विवादों को सुलझाते हैं। हर 6 महीने पे इनको मिलना कंपलसरी। तो जनरली आजकल जूम मीटिंग के थ्रू ही मिल लेते हैं। जब कोई राज्य सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर बदमाशी करता है तो निर्मला सीतारमण जूम पे उसका आवाज साइलेंट कर देते हैं, फिर वह बाहर आके मीडिया में चिल्लाता है कि तानाशाही सरकार है, मीडिया भी उस वीडियो को डिलीट कर देती है। तो अभी देश में ऐसा ही चल रहा है कि जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा, तो इसलिए बीजेपी ज्वाइन करें और आगे बढ़ें, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। अब मान लो आपको जीएसटी से कोई दिक्कत हो गई तो आप कहाँ जाओगे, तो एक जीएसटी ट्रिब्यूनल भी है, ये भी इसी आर्टिकल में मेंशन है। तो अगला लिखो, जीएसटी ट्रिब्यूनल, जीएसटी प्राधिकरण, जीएसटी प्राधिकरण। ये डिस्प्यूट सुलझाता है किसके किसके बीच, सरकार और आम आदमी के बीच। मान लो मैं कंपनी चला रहा हूं, अब आपके जैसे कोई जीएसटी इंस्पेक्टर आ कहे कि नहीं मुझे तो लग रहा है कि आप कम जीएसटी दे रहे हो, मैं भाई ये बिल है और ये कहा नहीं मैं तो नहीं मानता, आपको ये कुछ या तो मेरे बारे में सोचो या तो सरकार को और टैक्स दो। फिर मैंने डाटा दिया, सब किया, लेकिन बात बन नहीं रही, तो मैं मजबूर होकर कहाँ जाऊंगा, जीएसटी ट्रिब्यूनल में। कोई व्यापारी जीएसटी ट्रिब्यूनल में जाएगा। मान लो मैं नहीं मान रहा हूं और लगता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट को कि ठीक नहीं, मानने वाला आदमी नहीं, टाइम खराब करेगा, तो सिर्फ सीधे मुझे जीएसटी ट्रिब्यूनल से बुलावा आ सकता है कि आओ एक बार बात करेंगे, सामान वामान लेके आना। तो ये
इसको लिख लो। जीएसटी ट्रिब्यूनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जीएसटी प्राधिकरण सरकार और व्यापारियों के विवादों को सुलझाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन responsible for settlement of dispute between government and GST जीएसटी होल्डर, हाँ, या सरकार और व्यापारियों के बीच विवादों को सुलझाता है। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड जीएसटी होल्डर, व्यापारी के पास ही जीएसटी सर्टिफिकेट होता है। जीएसटी और सरकार के बीच विवादों को सुलझाता है। बेसिकली क्या होता है ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल एक प्रकार का स्पेशल कोर्ट होता है, ताकि नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए हमने स्पेशल एक कोर्ट बना लिया कि आओ तुरंत मैटर को सॉल्व आउट करते हैं, तो दैट इज जीएसटी ट्रिब्यूनल। कोई दिक्कत? जनरली जज की योग्यता वाला व्यक्ति होगा, लेकिन उसको इसकी जीएसटी की भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, वहां पे सॉल्व नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। तुम व्यापारी ही क्या, तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन पर 100 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस डाल दिया इनकम टैक्स वालों ने। कोई हमारे फील्ड के बड़े बिजनेस वाले हैं, कह रहे ऐसा हो गया कि रात को नींद खुल जाए तो डर लग जाए कि मेरा तो घर भी बिक जाएगा, बिजनेस भी क्या हो जाएगा। फिर फिर क्या किया? कहा कुछ नहीं, 2 करोड़ में सेटल हो गया। तो सेटल करना तो आना चाहिए, गलती तो होगी। जैसे आप कई बार गलती करोगे तो फाइन लगेगा ही लगेगा। अब आप कहो कि नहीं देता, फिर तो दिक्कत है। कोई बात नहीं भाई, आगे से नहीं करूंगा, गलती हो गई, थोड़ा कम लगा लो। तो वो वाली बात है, क्योंकि जब आप ऑफिसर बनोगे तो आपके पास पावर बहुत है, और जब आप बिजनेसमैन हो तो आपसे जाने जाने में गलती होगी, सेटलमेंट करना होगा। अब आप उन्हें 2 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, कहा ठीक है फिर कोर्ट में मिलते हैं। ये तो हाँ, एक क्वेश्चन और। हमने कहा सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया? फ्रांस ने। भारत का जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। तो एक पॉइंट लिख लो, इंडियन जीएसटी मॉडल इज टेकन फ्रॉम कनाडा। भारत के जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया। भारत के जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया। इंडियन जीएसटी मॉडल इज टेकन फ्रॉम कनाडा। अब आपके मन में जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो पूछिए। एक क्वेश्चन आपके उसमें हो, वो देख लेते हैं। जीएसटी आईएन, देखो क्वेश्चन नंबर कुछ होगा जिसमें जीएसटी नंबर, जीएसटी आईएन पूछा है कितने डिजिट का होता है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट का होता है। ऐसा कुल अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक समझते होंगे, कुछ अल्फाबेट होंगे, कुछ न्यूमेरिकल नंबर होंगे। जैसे इन्होंने कहा कि ये 15 डिजिट में शुरू का 2 क्या शो करेगा, किस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो। फिर आपकी कंपनी का जो पैन नंबर होगा वो बीच में आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि कुछ एंटिटी नंबर आपके जो पैन नंबर का जो होल्डर है उसके स्टेट से उठा लेंगे। फिर कहा जनरली जेड रहेगा डिफॉल्ट, मतलब जेड है ही सब में। और फिर कहा कि कुछ 5 कुछ डिजिट विजिट सम ऐड करते होंगे उसके हिसाब। तो हमें इससे ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये पूछ सकते हैं कितने डिजिट का होता है, कितने अल्फा हैं, कितने न्यूमेरिक हैं, ये पूछ सकते हैं। तो वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड ही 10 डिजिट का होता है, उसमें भी अल्फा न्यूमेरिक होता है। यदि आपको अपना
पैन कार्ड नंबर याद होगा, वो लिखोगे फिर जाके आप ये कर पाओगे। कितने नंबर क्वेश्चन है GSTIN का? देखो दिया हुआ असाइनमेंट। तो मेरे तरफ से ये टेक्स्ट चैप्टर हो गया खत्म। अब आपको लाइन से क्वेश्चन करना चाहिए और जो ना समझ में आए पूछना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं अचानक किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा तो ये नहीं बोलोगे नीचे आंसर देख करके कि ये है आंसर, मैं रीजन पूछूंगा। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन में हो तो तपस्या सेशन में बैठ के रात को 1:30 से 2:30 हम लोग भी बैठते हैं आपके साथ तपस्या में, ध्यान दिए नहीं दिए, और हम उसके बाद भी बैठे रहते हैं। आपके जाने के बाद भी कोई ना कोई आ जाता है अपना दुख समस्या लेकर के, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं छोड़ दो फिर नहीं सर छोड़ के कैसे काम चलेगा, तो फिर पढ़ लो। नहीं सर मन नहीं कर रहा है, मैं दीवार में मारो सर को जब तक दीवार से खून ना आने लगे। हमारी तरफ से खत्म हो। हैं? कोटा क्या होता है बताओ भाइयों, कोटा क्या होता है? जहां राशन की दुकान होती है उसे कोटा कहते हैं। कल हमने बताया था टेरिफ, टेरिफ ही तो कोटा है। लिमिट लगा दे जब कोई देश किसी देश पर कि इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे कम नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अभी ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आप मार्क कर लो। अब टाइम हो गया, कल पहले 15-20 मिनट क्वेश्चन ही लूंगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। हो गया कोटा वाला क्वेश्चन, देखो ऑप्शन से हो जा रहा है। और वही तो लिमिट तो क्वांटिटी में लगेगा। मैं तुमको क्या कह सकता हूं कि 5 घंटे सो, मैं नहीं कह सकता कि सो जाओ। मैंने 12 बजे सो जाओ, 12:30 बजे और 6 बजे आ जाना। तो क्वांटिटी बेस पर मैंने लिमिट लगा दी, कोटा लगा दिया। तो आप लोग मजे में हैं? कहीं कोई दिक्कत परेशानी जो आप बताना चाहते हो?